तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन कैन बी कॉल्ड एज सेट। ठीक है, आंसर आप अभी चैट में ही देंगे सो दैट मुझे पता चलता रहे, और कहीं पर स्पेसिफिक बात होगी तो हम लोग वर्बली बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा इसमें से सेट है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट। सात्विक ने बोला डी पहला। अब देखो एक एक पढ़ता हूं मैं। कलेक्शन ऑफ एंटीक कॉइन, ये सेट नहीं है ना। ये क्यों सेट नहीं है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाई इट इज नॉट अ सेट। एक सेकेंड बेटा, जस्ट होल्ड ऑन। क्यों सेट नहीं है बताओ, व्हाई इट इज नॉट अ सेट। फर्स्ट वन, नो वन कैन डिफाइन और मेजर द एंटीकनेस। ठीक है, एंटीक वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है और इस वजह से ये सेट नहीं है। तो पहले वाले की बात हो गई ये क्वेश्चन में, फर्स्ट वन सेट नहीं है, ये हो गया। बी के बारे में बताओ। एक एक ऑप्शन हम लोग इवेल्युएट करने जा रहे हैं। ए इज नॉट अ सेट, रीजन एंटीक वर्ड, एंटीक इज नॉट वेल डिफाइंड, not well defined. B is same like A. Collection of antique coin of British period, British era is well defined. देखो एंटीक डिफाइंड वेल डिफाइंड ऐसी बात नहीं है। एंटीक मतलब होता है ओल्ड एंड रेयरली अवेलेबल। ठीक है, ओल्ड एंड रेयरली अवेलेबल को एंटीक बोलते हैं यूजुअली, और सब्जेक्टिव वर्ड है। आप कभी ओल्ड को भी बोल देते हो, कभी रेयरली अवेलेबल को बोल देते हो। इस पहला वाला एंटीक कॉइन का कलेक्शन सेट इस वजह से नहीं है क्योंकि वहां पर ये नहीं पता है कि कितनी ओल्ड को हम एंटीक बोले, टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं है। बट कलेक्शन ऑफ एंटीक कॉइन ऑफ ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश एरा इज वेल डिफाइंड कि इस ईयर से लेके इस ईयर को हम हिस्टोरिकली ब्रिटिश पीरियड बोलते हैं। तो एंटीक कॉइन ऑफ ब्रिटिश पीरियड को हम सेट बोलेंगे, इन माय ओपिनियन इसको सेट बोलेंगे। इट इज अ सेट only because the British period is well defined period. C पार्ट पे आते हैं। C, what do you say regarding C? कलेक्शन ऑफ जीनियस पीपल, तो ये तो क्लियर कट है कि जीनियस वर्ड जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। बुक, डॉग, मैन, लॉयन, पेन एंड एप्पल, ये सेट है कि नहीं? आई थिंक ये एग्जाम्पल तो मैंने क्लास में डिस्कस करते समय भी दिया था, इस तरह का सिचुएशन। ये सेट है कि नहीं? यस, इट इज अ सेट। सेट ऑफ, इसको हम सेट ऑफ नाउन्स बोल सकते हैं, तो सेट ऑफ नाउन्स बोल सकते हैं, तो अच्छी बात है, ये सेट है, तो ये सेट है। एंड E, X, X, Y, Z, 2, 2, it is not a set because repetition है, it is a multi set. Yes, it is a multi set. तो फर्स्ट क्वेश्चन में B पार्ट और D पार्ट सेट है और रिमेनिंग आर नॉट अ सेट। तो दो सेट्स हैं, B को हम सेट बोलेंगे और D को सेट बोलेंगे। एनी क्वेरी? सबको समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। ओके ठीक है, तो लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? एट ए ग्लांस क्या क्या मैंने बताया था? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? सेट की डेफिनेशन, वेल डिफाइंड का मतलब है ऑल द एलिमेंट ऑफ द कलेक्शन शैल हैव, शुड हैव सेम डेफिनेशन। मींस देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन डेफिनेशन जो किसी ऐसे पैरामीटर पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए जिसको मेजर ना किया जा सके मैथमेटिकली, और एक कम से कम ऐसी एक डेफिनेशन है जो सभी पे एप्लीकेबल है, तो उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, एंड डिफरेंशिएबल मतलब अगर सिमिलर दिख रहे हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने का कोई साइंटिफिक वे होना चाहिए। अगर सेट में ऑब्जेक्ट रिपीटेड है तो उनको हम मल्टी सेट बोलते हैं। मैं सारी बातें एक एक करके ऐसे वर्बली बोल रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको सब रिफ्रेश हो जाए। फिर इसके बाद हमने बोला कि मेजरेबल पैरामीटर का मतलब जैसे कि जीनियस पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, ब्यूटीफुल वुमेन्स एंड टेस्टी फूड्स, गुड स्मेल, बैड स्मेल, तो ये सब चीज ऐसी है जो वेल डिफाइंड नहीं है।
फिर इसके बाद बोला नोटेशन, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट को करली ब्रैकेट में एलिमेंट को लिख करके कलेक्शन के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। कार्डिनल नंबर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, बिलोंग्स टू को एलिमेंट ऑफ बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू को एलिमेंट नहीं है ऐसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद में बात आई थी कि डिस्क्राइब करने के दो वेज होते हैं, एक रोस्टर मेथड जिसमें सारे एलिमेंट को लिस्ट आउट करके रखते हैं कॉमा से सेपरेट करके, कॉमा से सेपरेट करके जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। और अगर डिस्क्राइब नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म से तो उसका दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू for a set A. A is a set that contains elements small a, small b and a set containing small a and a set containing small b. तो सबसे पहले तो A सेट का मतलब समझ में आ गया आपको? What is the cardinal number of A? What is the number of element of A बेटा? इस क्वेश्चन के corresponding what is the number of element in A? ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, आप फटाफट जल्दी बताओ। 4, फैंटास्टिकली ट्रू, 4। वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो एक अल्फाबेट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, अल्फाबेट बी इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड अ सेट कंटेनिंग अल्फाबेट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड अ सेट कंटेनिंग अल्फाबेट बी इज एलिमेंट ऑफ ए। तो ये जो 4 एलिमेंट है उसमें से 2 एलिमेंट तो नंबर्स या डिजिट्स या अल्फाबेट्स हैं और 2 एलिमेंट सेट्स हैं, सिंगल एलिमेंट वाले सेट्स हैं, एक एलिमेंट वाले सेट्स हैं। ठीक है, तो सारी बात यहां तक क्लियर है। A belongs to A, B belongs to A, singleton set A belongs to A and a set containing one element that is B belongs to A। अब विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, अब बताओ A ट्रू है कि फॉल्स है, B ट्रू है कि फॉल्स है, C ट्रू है कि फॉल्स है, ये चारों ऑप्शन को अब जज करो। A इज एलिमेंट ऑफ A belongs to A, ट्रू है। सिमिलरली B C D, सेकेंड वाला ट्रू है बेटा कि फॉल्स? A set containing element A and B is an element of A, false है। ऐसा कोई भी सेट A का एलिमेंट नहीं है जिसमें 2 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट वाले 2 सेट A के एलिमेंट है, तो ये फॉल्स है। A set containing element B is not an element of A, ये भी फॉल्स है, क्योंकि एक्चुअली सिंगलटन B, सिंगल एलिमेंट सेट B इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो एक्चुअली ये तो एलिमेंट है और यहाँ लिखा हुआ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इन्होंने बोला हुआ एक्चुअली इन्होंने ये फॉल्स क्यों है? बिकॉज यू से दैट सिंगल एलिमेंट सेट B डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो एक्चुअली बिलोंग्स टू ए है और हम बोल रहे हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स है। लास्ट फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि सिर्फ ओनली वन इज ट्रू। विच वन? द फर्स्ट वन इज ट्रू एंड रेस्ट आर फॉल्स। आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। आयुष वेल, फैंटास्टिक बेटा, बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा, सभी लोग ने सही आंसर दिया, इसमें सबका जजमेंट सही है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। शैल आई गो टू द थर्ड क्वेश्चन? अगर आप नोट कर चुके हैं, नोट आउट नहीं करना है किसी को, तो तीसरे क्वेश्चन पे जाए बेटे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन अ सेट इन बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में सेट डिस्क्राइब किया हुआ सारे पार्ट में, ए पार्ट बी पार्ट हर एक पार्ट में, आपको उस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और पता करना है कि कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। तो दो बातें बतानी है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में है ये बताना है। और फिर यहाँ फाइंड देयर नेचर, तो इसको अभी फॉर द टाइम बीइंग आप मत लिखो। फाइंड देयर नेचर में उसके बारे में 2-3 बातें अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद लिखेंगे। हाँ, ए सेट
सेट ए में बोला गया x such that x is an integer and x square minus 4x plus 3 equal to 0. ठीक है, पहले तो इस सेट को समझते हैं. ठीक है, तो ए पार्ट को हम पहले आपके साथ मेरे साथ वर्कआउट करो. ए सेट क्या है? तो इट इज कलेक्शन ऑफ x सच दैट x इज एन इंटीजर, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर सेट का सिंबल है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो. तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए x, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा. अगर आपको कोई तकलीफ है बताओगे तो मैं ब्रेक करके दिखा दूंगा. ठीक है, कैसे ब्रेक हुआ? ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, फिर फर्स्ट पेयर में से x कॉमन लिया तो x माइनस 3, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 3, और फिर x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 आ गया. और आई होप आप में से हर एक को पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो फर्स्ट जीरो है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड जीरो मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0. इसका मतलब x की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो 3. तो बिल्कुल सही रिप्लाई था कि इसमें दो एलिमेंट आएंगे 1 और 3, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो हमने दोनों ले लिया. तो ये दो एलिमेंट का सेट है. तो डेफिनेटली आयुष ने बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है. बिल्कुल ठीक है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर Na इक्वल टू 2 लिख दिया और रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया है ना. तो सेट ये है 1,3. तो चलो पहला पार्ट हो गया. अब यहाँ पर उन सभी बच्चों, आप सभी के लिए जिनको वैसे आई एक्सपेक्ट कि इस तरह से इक्वेशन को फैक्टराइज करना सभी को आता है, बट यूजुअली हम क्या करते हैं कि ये जो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक, तो इस क्वाड्रेटिक में a और c का प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड इस ac को ब्रेक इनटू टू फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा सच दैट जो मिडिल x का कोएफिशिएंट है b इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. यही काम करते हैं. और मिडिल टर्म जो b है उसको ऐसे ही दो टर्म में ब्रेक कर देते थे. इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या? ax स्क्वायर प्लस b को लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इंटू एक्स प्लस सी लिख देते हैं. और बिकॉज ac जो है अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो c को हम अल्फा इंटू बीटा बाई बी लिख देते हैं, फिर फैक्टराइज हो जाता है. ठीक है, तो यही काम यहाँ किया था. ठीक है, कोई भी केस में ये सही काम करेंगे. जैसे अगर ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो हम क्या करेंगे? 6 और 1 का प्रोडक्ट 6 होता है, तो 6 को हम क्या लिखते हैं? दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका सम 5 आ जाए, तो 3 प्लस 2, 3 इंटू 2 है ना. तो मैं इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 5 है, तो इसको 3 प्लस 2 इंटू एक्स लिख देंगे, प्लस 6 को 3 इंटू 2 लिख दो यार, ऐसे ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इंटू 2 लिख दो. अब ये ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 या 6 ही रहने दो. तो ये आप में से हर एक को पता होगा. तो यहाँ पर फैक्टर x कॉमन लेकर के x माइनस 3 तो दिख ही रहा है, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x माइनस 3 आ गया, फिर x माइनस 3 फैक्टर हो गया तो x माइनस 2 हो गया. तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का मेथड आप में से हर एक को पता होगा, फिर भी मैंने रिकॉल कर दिया सो दैट आपको अगर कहीं पर भूल गया हो तो वापस याद आ जाए. चलो ए पार्ट हो गया. बी का आंसर किसका इसका आ गया? बी पार्ट का आंसर वेल डन. बी भी आ गया. सी का भी आंसर सबने दे दिया है, तो क्विकली मैं टेकअप करते जाता हूं. बी
तो x इज अ नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर फैक्टर वैसे हुआ, -4 का फैक्टर किया तो x स्क्वायर -4x प्लस एक्स -4 ऐसे लिख दिया, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स -4 प्लस एक्स -4, फिर x -4 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x -4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 4 एंड -1, बट सिंस दिया हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसमें 4 रहेगा, -1 रिजेक्ट हो जाएगा। आप समझ ही रहे हो क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक्चुअली बी पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जो सेट आया वो उसमें एक ही एलिमेंट आएगा 4। तो ए इज ओके, बी इज ओके, दोनों पार्ट हो गए हैं। कोई डाउट होगा किसी बच्चे को तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन सी पार्ट। वेल डन बेटा, यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक। ठीक है, वेल वेल वेल, डी में पहुंच गए, गुड। सी में दिया हुआ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 4 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 50, है ना। तो सी पार्ट में 4 से डिविजिबल कोई नंबर है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 4k, और k यहाँ पर क्या होगा? तो 4 का मल्टीपल लिख रहे हैं और नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर है तो k नेचुरल नंबर होना चाहिए, काउंटिंग नंबर्स। और x के बारे में दिया हुआ लेस देन इक्वल टू 50, यहां तक तो इंफॉर्मेशन है। अब इसमें कौन कौन से नंबर आएंगी? तो आप लिखोगे कि 4, 8, 12, 16, 20, और मैक्सिमम क्या आएगा? तो 12 4 जा 48, तो ये 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, तो k की वैल्यू 1 2 3 से लेके कौन से मल्टीपल तक जाएगा? 12th मल्टीपल तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a विल बी 12। तो a पार्ट इसमें क्या आया? सेट भी क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 12 आ गया। तो a पार्ट, b पार्ट एंड c पार्ट। d पार्ट, x इज ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, इसका आंसर क्या दिया? d का। d का थोड़ा सा डी में जाओ, डी का आंसर क्या दिया था सबने? डी में 5 आंसर, 5 आंसर सभी लोगों का है। तो x ऑड नेचुरल नंबर है, 5 से डिविजिबल है ना। तो पहले तो आप दो कंडीशंस लिखो, x जो है वो 5 इंटू k है और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, वेयर k ऑड होना चाहिए, क्योंकि 5 में ऑड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड में इवन मल्टीप्लाई करें तो इवन हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 एंड 5 9 जा 45, और उसके बाद में फिर 50 से बड़ा हो जाएगा तो 5 एलिमेंट ही आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर था जिन बच्चों ने भी दिया। सही आंसर, सभी ने सही आंसर दिया था, है ना। सबका ठीक था ना। तो ए बी सी डी हो गया बेटा। अब ई पे आ जाओ। ई, ई और एफ का आंसर भी आ चुका है। वेल 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 वेल। एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 6 से डिविजिबल है ना। तो ये सेट लिखा जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 6k एंड x इज लेस देन इक्वल टू 100। तो आप बोलोगे 6k इज लेस देन इक्वल टू 100, तो k इज लेस देन इक्वल टू 100 बाई 6। तो 1 से स्टार्ट होगा, k की वैल्यू 1 से बिगिन करेगी और 16 6 जा 96 होता है, 16 पे एंड करेगी। तो 1 से 16, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 16। तो ई पार्ट भी सभी का आंसर यही था। तो ए बी सी डी और ई पार्ट तो सबका क्लियर है। अब एफ पार्ट की बात करते हैं। पहले तो एफ पार्ट की बात करते हैं। एफ पार्ट में एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3 का मतलब क्या है? कि एक्स जो तुम्हारा है
वो या तो 2 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल है। मतलब है कि 2, 4 है ना, 6, मतलब 2 के सारे मल्टीपल ले लो, इवन नंबर सारे ले लो पहले तो, इसमें कुछ 3 के मल्टीपल भी आ गए। अब वो 3 के इवन मल्टीपल तो इसमें सारे आ जाएंगे ना, 3 के इवन मल्टीपल इसमें आ जाएंगे। अब 3 के ऑड मल्टीपल अलग से ले लो, जैसे कि 3, जैसे कि 9, जैसे कि 15, 21, ये वाला भी ले लो ऐसे। तो ये सब नंबर हैं, बट बिकॉज ये कोई लिमिट तो है नहीं इसमें, कोई कहाँ किसी नंबर से छोटे देने हैं ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है, तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इन्फिनाइट। तो f जो है वो इन्फिनाइट एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट का नंबर फाइनाइट नंबर नहीं है और कोई डिफाइंड नंबर भी नहीं है, तो इसलिए ये इन्फिनाइट कार्डिनल नंबर इसका होगा। एंड सिमिलरली जी पार्ट पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी आएगा। वो दिख ही रहा है आपको कि जी पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएगा, इन्फिनिटी। सबको क्लियर है? जी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जी पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, तो कौन से नंबर्स हैं जो 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल है? वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। सात्विक ने बोला जो 12 से डिविजिबल है, फैंटास्टिक। क्योंकि 4 के मल्टीपल 4 और 6 के मल्टीपल मतलब कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 आर मल्टीपल्स ऑफ 12। तो जो जी पार्ट है उसके अंदर में x जो है उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 12k, वेयर k इज नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। तो मैं कुछ नोटेशन इनवेरिएबली यूज करूंगा, जैसे n सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, w होल नंबर के सेट को डिनोट करेगा, z इंटीजर के सेट को डिनोट करेगा, q रैशनल के सेट को डिनोट करेगा, p बाई q टाइप की नंबर, और q बार इरेशनल का सेट को डिनोट करेगा, r रैशनल इरेशनल को मिला के रियल नंबर बोलते हैं उनको डिनोट करेगा, और c सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करेगा। तो ये नोटेशन आप कहीं पर लिख लो, क्योंकि occasionally आपके सामने आते रहेंगे ये नोटेशंस, तो दीज आर लिटिल इंपॉर्टेंट, सो नोट इट डाउन। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर निकालना भी इतना टफ टास्क नहीं है। हाँ, नोटेशंस दोबारा बता दो बच्चे, लिख लो, ये हाँ ऐसे लिख लो आप। पहले एक बात और मैं बताऊं आपको कि आप ऐसे ना, जो आपकी कॉपी है नोट, क्लास नोट जो है, उस क्लास नोट में फर्स्ट पेज जो है ना, आप देखोगे हमेशा नोटबुक का जो पहला पेज होता है वो इंडेक्स का पेज होता है, और वो इंडेक्स का पेज में ऐसे कॉलम होता है, तो उस कॉलम पे आप ऐसे ये बना लो, क्योंकि हर लेक्चर में आपको कुछ नोटेशंस मिलेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा करके नोट करते जाओ, धीरे धीरे करके वो लिस्ट बड़ी होती जाएगी, बट आपके लिए बड़ा यूजफुल रहेगी। तो यहाँ पर मैं सिंबल लिखूंगा ऐसे, और यहाँ पर नोटेशंस लिखूंगा, ठीक है? तो सिंबॉलिक नोटेशन में ये ऐसे लिखते जाओ, n and then w and then z and then rational set and then irrationals का set and then real numbers का set and then complex number का set, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स तो समझते हो आप, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स 1 2 3, इस नंबर के सेट को हम नेचुरल नंबर का सेट बोलते हैं। इसमें जीरो मिला दो तो 0 1 2 3, इसको होल नंबर का सेट बोलते हैं, है ना? इंटीजर का सेट मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके अंदर में जीरो के साथ नेगेटिव इंटीजर भी डाल दो, +-1 +-2 +-3, ये इंटीजर का सेट है। रैशनल नंबर का सेट तो आप अच्छी तरह से जानते हो, सेट ऑफ रैशनल्स जो होते हैं वो p बाई क्यू टाइप की नंबर्स होती है ना, x such that x is equal to p by q and q is not equal to 0, p and q are integers। और इरेशनल का सेट जो इरेशनल है, जो रैशनल नहीं है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, जैसे √2 √3 ऐसा, पाई, जो भी नंबर इफ x इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू का फॉर्म। तो
रियल का सेट का मतलब है कि रैशनल का और इरेशनल का सेट का यूनियन ले लेंगे जब हम, ठीक है, तो रियल नंबर का सेट बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, जो नॉन रियल नंबर भी उसमें इंगेज कर देंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं नंबर सिस्टम में इलैबोरेट करूंगा, अभी आप जस्ट एक बार सिंबल्स समझ लो। इसके अलावा सेट तो और भी है, जैसे इक्वल टू, ये सिंबॉलिक नोटेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, देयर एग्जिस्ट, बिलोंग्स टू, ये सब भी आपको पता ही होगा। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, और स्टेटमेंट यहां जरूर बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड लेस और इक्वल, देयर एग्जिस्ट, एंड बिलोंग्स टू तो आप जानते ही हो। ऐसे डबल डॉट है तो सच दैट, फिर वैसे तो और भी कुछ कुछ चीजें हैं, बट वो ग्रेजुअली एक एक करके आएंगे, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है तो आते रहेंगे ग्रेजुअली, ठीक है। तो यहां तक ठीक है, अभी क्लियर है, आगे चलो। आगे मूव करूं बेटा, रिप्लाई करते रहो फटाफट, ठीक है। तो अगर सभी बच्चों ने नोट किया तो मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूं, या जो बातें अभी मैंने बताई अगर क्लियर है तो I shall move forward and give me yes if I can move forward. ठीक, तो चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, या नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हाँ ठीक है, तो ये तो हुआ कि लास्ट क्लास पे जो सीखा वो आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिया। अब आते हैं कि सेट्स को एब्सोल्युटली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो वो कैटेगरीज क्या है, तो एक को बोलते हैं फाइनाइट सेट और दूसरे को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट पहले लिखेंगे आप, फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट क्या होता है, एनी आइडिया? पहले आप बताओ कि किस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जो बोल सकता है रेज हैंड का ऑप्शन यूज करके आप वर्बली भी बोल सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ सेट वी कॉल फाइनाइट सेट? यस आयुष बेटा बोलो। सर आई थिंक जिन सेट्स में फाइनाइट मतलब लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। लिमिटेड एलिमेंट का मतलब? सर मींस मतलब जितने हम मतलब काउंट कर सकते हो। जो काउंट कर सकते हैं उनको तो हम काउंटेबल सेट बोलते हैं बेटा। बट फिर भी तुम्हारी बात सही है, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इंफिनिटी ना हो, उनको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक यस है। सर। तो लिख लो इस बात को कि अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ it has finite number of element, if it has finite number of element in it। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा किसी सेट x को अगर मैं फाइनाइट सेट बोलता हूं तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? तो उसके लिए जो जैसे आपने बोला ना, तो मैंने बोला कि कैसे कैसे पता चलेगा कि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है? तो आपने बोल दिया कि काउंट कर सकते हैं, तो वहां फंस गए, क्योंकि वहां पर फिर आप दूसरे डायरेक्शन में चले गए, काउंटेबल बना दिया उसको। तो काउंटेबल फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि जब किसी सेट के, अगर मान लो आपके पास नेचुरल नंबर्स की स्टिकर्स हैं, मतलब ऐसे स्टिकर्स हैं उस पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और किसी सेट, आपके सामने एक सेट आया, आप उस सेट के एलिमेंट पर वो स्टिकर लगाना शुरू कर दिया 1 2 3 4, और ये स्टिकर लगाने का प्रोसेस जो है वो एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टिकर के बाद खत्म हो गया, एंड कर गया। तो इसका मतलब है कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो लिख दो दैट इज द एलिमेंट इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन बी लेबल्ड, if the elements of set can be labeled with the help of a natural numbers and the process of labeling
स्टॉप्स टर्मिनेट्स एट सर्टेन फाइनाइट नेचुरल नंबर, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। आई होप यू एग्री। ये बात सबको समझ में आ गई। जैसे अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कुरुक्षेत्र वर आइदर इन +1 और बिलो +1, तो ये सेट फाइनाइट सेट है या नहीं? तो ये एक फाइनाइट सेट है, बिकॉज स्टूडेंट ऑफ कुरुक्षेत्र में अगर आप हर एक बच्चे के ऊपर ऐसे, मान लो आपके पास नेचुरल नंबर के स्टिकर्स हैं और उसको, या काउंटिंग जिसको बोलते हैं, काउंटिंग करना शुरू करो, हर एक को 1 2 3 4 ऐसे नंबर असाइन करो, तो डेफिनेटली एक सर्टेन फाइनाइट नंबर पर सारे स्टूडेंट का काउंटिंग हो जाएगा और वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो हम उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो ये फाइनाइट सेट होगा। जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ लिविंग पीपल ऑन अर्थ, फाइनाइट सेट है कि नहीं? तो फाइनाइट सेट है। बेशक वो नंबर बहुत बड़ी हो, लेकिन उसका काउंट करके एक फाइनाइट नंबर पर काउंट रुक जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो फाइनाइट सेट है। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, अगर काउंटिंग रुकी नहीं, अगर काउंटिंग जो है या नेचुरल नंबर से असाइन करने का जो प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, इट इज अनएंडिंग, नॉन एंडिंग प्रोसेस हो गई, तो उसको हम इनफिनाइट सेट बोलते हैं। तो ये भी लिख दो, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स इज इनफिनाइट, देन इट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। जैसे कुछ एग्जांपल दो इनफिनाइट सेट का। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ इनफिनाइट सेट? Set of natural numbers. Set of natural numbers, set of prime numbers, set of odd natural numbers, set of even natural numbers, set of points in a plane, set of real numbers। हाँ, डेफिनेटली रैशनल नंबर, ये सब इनफिनाइट सेट के टिपिकल एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये सब फाइनाइट सेट, इनफिनाइट सेट के एग्जांपल हैं। तो फाइनाइट क्लियर हो गया, इनफिनाइट क्लियर हो गया, ठीक है। अब दो टिपिकल टाइप के सेट्स की बात होती है, जब आप सेट कर रहे होते हैं ना, तो उनका रेफरेंस आता है बार बार, इसलिए उनकी समझ थोड़ी सी होनी चाहिए। तो आप एक जगह लिख लो, एक तो लिख दो बेटा नल सेट। नल सेट ये काफी बार बार आएगा आपके सामने। इफ a set A has no element in it, अगर कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, then it is called null set, then called as null set, and it is denoted by phi और empty bracket। तो ऐसे करली ब्रैकेट जिसको आप खाली रखो, उसमें कुछ भी एलिमेंट ना डालो, तो ये नल सेट हो गया। या ग्रीक अल्फाबेट फाई भी यूज करते हैं, तो इसको हम फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? PHI, फाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा डिफाइन करूं, a collection of element x such that x is real number या x is natural number and x is greater than 3 and less than 4। तो आप देखो, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जा रही है कि x एक नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, और वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। या अगर मैं बोलूं कि x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड स्क्वायर ऑफ x इज लेस देन 0, तो मैंने बताया था कि रियल नंबर कैसे हमें पता चलता है कि कोई नंबर रियल है? अगर किसी नंबर को स्क्वायर करो और वो पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए, तो वो नंबर रियल होती है। मतलब रियल नंबर का स्क्वायर करके नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहां बोल रहे हैं कि x रियल है बट उसका स्क्वायर नेगेटिव है, तो ऐसी कोई नंबर नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, -√2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा, तो सब पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पर भी कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो गया? नल सेट हो गया।
तो नल सेट, आई होप इट इज क्लियर। नल सेट का नोटेशन क्लियर है कि उसको हम ग्रीक अल्फाबेट फाई से और या करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट हुआ एंड इट इज अ फाइनाइट सेट, क्लियरली अ फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो फाइनाइट सेट हुआ। ऐसे ही एक और फाइनाइट सेट का बड़ा ही फ्रीक्वेंट रेफरेंस आता है, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो ये भी लिख दो, सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट क्या होता है? तो सिंगलटन सेट का मतलब है इफ अ सेट हैज only one element in it, only one element in it, then it is called singleton set. जैसे एक एग्जांपल दे सकते हो? डिफाइन अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट। हाँ ओजस बेटा, बोलो बोलो। A natural number greater than 3 and less than 5. ठीक है, ठीक है, एकदम बहुत ही क्लेवरली ओजस ने बोला कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 3 से बड़ी है और 5 से छोटी है। वेरी करेक्ट। तो इसमें केवल 4 एलिमेंट आएगा। और भी तमाम तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं बोलो x सच दैट x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर एंड x का स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझो। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो लेस देन 0 है और या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 0 यहाँ से तो कोई कुछ नहीं आएगा, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। बट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब आएगा एक्स इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, सिंगलटन 0। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A is a set such that x is even prime। इवन और प्राइम दोनों है, तो ऐसी एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। कौन सी नंबर है जो इवन भी है और साथ के साथ प्राइम भी है? ऐसी एक ही नंबर है, 2। वेरी करेक्ट, 2। तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर दैट ये तीनों डेफिनेशन जो हमने बताई, ये भी सिंगलटन सेट है और ये भी सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है। तो कोई भी सिंगल एलिमेंट का सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो सिंगलटन सेट भी समझ में आ गया। अब वैसे करने का तो डबलेट, ट्रिपलेट है ना, ऐसे कई सारे भी सेट बोले जा सकते हैं। डबलेट मतलब जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो, ट्रिपलेट मतलब 3 एलिमेंट हो, क्वाड्रुपल मतलब 4 एलिमेंट हो। बट उनका बहुत बार बार जिक्र नहीं आता। बट नल और सिंगलटन जो है बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आते हैं, तो मैंने डिस्कस कर लिया। ये दोनों फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल है। एज लॉन्ग एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ फाइनाइट नंबर, इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अच्छा, ये सारी डिस्कशन चल रहा था, इसमें फाइनाइट और इन्फिनिटी का जिक्र आया है ना। तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज इन्फिनिटी? क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करते जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जो रूट वाला वर्ड है इन्फिनिटी का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इन्फिनिटी? कौन बताएगा मुझको इन्फिनिटी? ओजस, आर्यन, अरमान, सात्विक, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फिनिटी? तो यहाँ पर 2 वर्ड है जिनके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा अपना थॉट प्रोसेस क्या है। इन्फिनिटी क्या है एंड इन्फिनिटेसिमल, अगर आप जानते हो तो इसके बारे में बताएंगे। इन्फिनिटेसिमल क्या है? अनलिमिटेड नंबर्स। मतलब अरमान सेज दैट इन्फिनिटी इज अ नंबर विच इज नॉट लिमिटेड। ये बड़ा, इन्फिनिटी इज अ नंबर बोल रहा तो गलत हो गया, इट इज नॉट अ नंबर। और अनलिमिटेड वर्ड को आप कैसे बोलोगे, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ओजस ने बोला एंडलेस,
तो बेटा एंडलेस तो कुछ कोई ऑब्जेक्ट हो गया ना, कोई स्पेस हो गया, कोई क्वांटिटी हो गई, आप नंबर की बात कर रहे हो। नंबर एक एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट काउंट है, तो काउंट को आप एंडलेस बोलने का मतलब क्या है? हाँ, अगर इन टर्म्स ऑफ स्पेस बोलो तो इन्फिनिटी एंडलेस है, तो थोड़ा समझ में आता है वो जस्ट। बट ये चीज नंबर के लिए कैसे डिस्क्राइब करोगे, ये थोड़ा सा और क्लियर करो अगर कर सकते हो तो। एनीवन एल्स? सात्विक? लार्जेस्ट नंबर अच्छा, नंबर ही बोल दिया तुमने, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं, अब समझो, सुनो सारी बात को जो मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे से नोट कर लो बढ़िया से, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। एक तो व्हाट इज इंफिनिटी, इसका सिंबॉलिक नोटेशन ये होता है, और ये नोटेशन भी कुछ ऐसा है मतलब जिसका कोई और छोर नहीं है, तो इसीलिए एंडलेस वर्ड प्रोबेबली आप इसको बोलते हो, राइट। बट let us come back exactly how it is defined, how it is described। infinity का infinity is it is not a number, लिख दो, it is not a number। पहला बात तो यही है, only a concept। infinity एक कॉन्सेप्ट है, एक नंबर नहीं है बेटा। यही वजह है कि किसी भी सेट ऑफ नंबर में इन्फिनिटी को आप इनक्लोज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। इन्फिनिटी कैन नॉट बी कंटेन्ड इन एनी सेट ऑफ नंबर। इसका बहुत मेजर एक इसका कंक्लूजन आएगा, बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा जब हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को समझो, मैं बता रहा हूँ। इट इज नॉट अ नंबर, ओनली अ कॉन्सेप्ट, इट इज मियरली अ कॉन्सेप्ट, एंड देयरफॉर can never be included, can never be included in any set of number। जिसको आपने नंबर के सेट में लिख दिया, जैसे अगर हम नेचुरल नंबर सेट की बात करें, तो नेचुरल नंबर के सेट में इन्फिनिटी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 1 से स्टार्ट करके नंबर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कितनी भी बड़ी नंबर कर दो, 10 की पावर 1000 लिख दो, बहुत बड़ी नंबर है, 10,000 लिख दो, बट इसके आगे भी +1 ऐसे चलता रहेगा। अगर इस नंबर को आप x लिखो, x, तो x+1 x+2, ये प्रोसेस ऑन एंड ऑन चलती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। तो जो इसमें लिख दिया वो इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा है। तो इन्फिनिटी को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, तो लिखो इट इज दैट इज इन्फिनिटी इज व्हाट, इन्फिनिटी इज लार्जर देन द लार्जेस्ट you can imagine, we can imagine। जो भी नंबर आप लिख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी बड़ा जो है, वो जो बड़ा से बड़ा सोच सकते हो उससे भी बड़ा जो है वो इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब उस नंबर को आप सोच नहीं सकते। तो आई होप नाउ इट मेक्स क्लियर कि इन्फिनिटी इज द लार्जर देन द लार्जेस्ट यू कैन थिंक ऑफ, राइट। तो इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, ये क्लियर हो गया। इसलिए मैंने बोला कि अगर प्रोसीजर रुक गया तो सेट फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि उसका कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी नहीं हो सकता, क्योंकि जहां रुक गया, जो कार्डिनल नंबर तुमने बता दिया वो तो एक नंबर हो गई, तो इन्फिनिटी हो ही नहीं सकती, इसलिए सेट फाइनाइट हो जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ गया। क्यों भाई, सात्विक, अरमान, ओजस, समझ में आ गया सबको? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद में आ जाते हैं, एक और टर्म मैंने लिखा था, क्या था बेटा दूसरा टर्म मैंने क्या लिखा था? इनफाइनाइटेसिमल, ये भी कहीं लिख दो, इनफाइनाइटेसिमल। it is smaller than the smallest we can imagine।
फॉर एग्जाम्पल इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो सबसे छोटा है, मतलब जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा जो है उसको हम इन्फिनिटेसिमल बोलते हैं। मतलब a number x which is smaller than the smallest, एक नंबर है ये, ठीक है। मतलब x, क्या x की वैल्यू मैं 0.00000001 ले सकता हूं? नो, क्योंकि इससे भी छोटा 0.0000000001। क्या मैं x को ले सकता हूं 10 की पावर -100? नो, इससे भी छोटा हो सकता है 10 की पावर -1000। तो जैसे इन्फिनिटी बड़े में, लार्जनेस में जैसे इन्फिनिटी है, वैसे स्मॉलनेस में इन्फिनिटेसिमल है। तो एक सेंस बड़े के सेंस में है, दूसरा उसी तरह से डिफाइंड है बट छोटे के सेंस में डिफाइंड है। तो ये दोनों बातें आपके सामने मैथमेटिक्स में आएंगी, हायर मैथमेटिक्स में, इसलिए ये दोनों टर्म पे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि क्या सेंस है इन दोनों टर्म का, ठीक है। नाउ गेट बैक, चलें, नोट कर लिया इसको। मतलब ये इन्फिनिटेसिमल नहीं है, ये भी इन्फिनिटेसिमल नहीं, ये भी इन्फिनिटेसिमल नहीं, ये भी, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। तो आप जिसको डिजायरेबली छोटा बना सकते हो, छोटे से भी छोटा बना सकते हो, वो इन्फिनिटेसिमल है। मतलब समथिंग विच इज गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, क्लोजेस्ट टू जीरो, जितना क्लोज जा सकते हो, बट जीरो नहीं। जीरो तो जीरो है, इन्फिनिटेसिमल जीरो से बड़ा है, बट आप ये बोल दो जस्ट आफ्टर जीरो जो आएगा उसको हम इन्फिनिटेसिमल बोलेंगे। ओके जी, तो ये हो गया हमारा दो पॉसिबिलिटी, एक तो फाइनाइट सेट समझ में आ गया, इनफिनाइट सेट समझ में आ गया, और सिंगलटन और नल सेट समझ में आ गया, ठीक है। अ सेट एक्स इज कॉल्ड नल, इसी को वायर्ड सेट, इसी को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। इट इज हैविंग नो एलिमेंट इन इट। इसका नोटेशन फाई है या करली ब्रैकेट है, जैसे x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 0, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसका सम जीरो नहीं होगा, तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ये सिंगलटन सेट की, नल सेट की बात हो गई। इसी तरह से सिंगलटन भी डिफाइन मैंने कर दिया था कि सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, राइट। तो इस पर डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो वो पॉइंट क्या है, तो लिखेंगे काउंटेबल। एक वर्ड आया था ना जब मैंने बताया, तो ओजस ने बोला या सात्विक ने बोला कि काउंटेबल है, फाइनाइट काउंटेबल है, तो उसको अब थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। क्या लिखेंगे? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। तो देखो फाइनाइट सेट, पहले तो काउंटिंग क्या होता है ये बताओ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटिंग? काउंटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काउंटिंग? मेरा क्वेश्चन है, आप में से कोई भी रिप्लाई कर सकता है। काउंटिंग वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो इफ यू कैन। ओजस, सात्विक, तुम बता सकते बेटा? अरे काउंटिंग वर्ड नहीं बता रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? काउंटिंग तो जानते हो यार तुम लोग। अरमान? गिनती सर। काउंटिंग मतलब गिनती, हाँ। सात्विक ने बोला लेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मतलब जानते हो लेकिन बताना नहीं चाहते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब थोड़ा मैं अच्छे से बता दूं कि काउंटिंग जो है, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसीजर होता है, मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है ऑफ एसोसिएटिंग, इसको लिख लो कहीं पर क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा तो बता सको। एसोसिएटिंग द एलिमेंट ऑफ सेट
with elements of natural numbers, elements of natural numbers, 1-to-1 basis, 1-1 basis, on 1-1 basis। अगर एक एलिमेंट को एक नेचुरल नंबर के साथ में असाइन करो, ठीक है, मतलब मान लो ये सेट है ऐसा, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये हमारा सेट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1, जिस एलिमेंट के साथ में 1 को लिंक करेंगे इसको हम x1 बोल देंगे, जिसके साथ 2 को लिंक करेंगे उसको हम x2 बोल देंगे, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। जिसको हम थर्ड एलिमेंट बोलेंगे वो तीसरा हो गया, जिसको हम फोर्थ एलिमेंट बोलेंगे। किसी भी मेथड से अगर हम एलिमेंट को ऐसे मैप कर सकें कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो इस प्रोसेस को काउंटिंग बोलते हैं। आगे चल के पढ़ोगे, इसी को बोलते हैं एक फंक्शन है जो 1 से पहला एलिमेंट बनाता है, 2 से दूसरा, 3 से तीसरा, 4 से चौथा, ऐसे करके। तो ऐसी प्रोसीजर को हम काउंटिंग बोलते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो प्रोसीजर एंडिंग हो, वो प्रोसीजर, क्योंकि हमारे पास कितनी नेचुरल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को भी प्रोसीजर के साथ ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। इसलिए ये जो सेट एक्स है काउंटेबल सेट बोला जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इसको काउंटेबल सेट बोलेंगे। और काउंटेबल सेट जो है वो इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, दोनों हो सकता है। तो अब मैं थोड़ा बोलूं, समझ में आया काउंटिंग क्या है? काउंटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कनेक्ट द एलिमेंट ऑफ सेट बाय नेचुरल नंबर। तो अगर मैं नेचुरल नंबर की गिनती करने की का कोई मैकेनिज्म बना दूं, है ना, तो हम बोलेंगे काउंटिंग। जैसे अगर एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है x such that x is equal to 4k plus 1, where k is integer या k is a natural number या k is a whole number, मान लो whole number, तो ये सेट काउंटेबल है कि नहीं? तो सेट A इज काउंटेबल। कैसे काउंटेबल है? तो मैं बोलूंगा ऑब्वियस सी बात है कि इसके सेट के एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या होगा, इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? तो मैं इस पहले एलिमेंट, देखो इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, तो k को 0 रखो तो 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, ऐसे एलिमेंट आएंगे। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, भाई ऐसा है कि x ले लो, x such that 4k minus 3 where k is a natural number। तो अब इस फार्मूले में k के जगह नेचुरल नंबर डालो, तो 1 पुट करो तो पहला एलिमेंट 1 आ जाएगा। 2, 4 2 8 minus 3 5 आ जाएगा। तीसरा एलिमेंट k की वैल्यू 3 डालो, 4 3 12 minus 3 9 आ जाएगा। समझ रहे हो? k की वैल्यू 4 डालो, 16 minus 3 13 आ जाएगा। तो ये पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड। इस फार्मूले से तो एक फार्मूला बना दिया और उस फार्मूले से मैंने ये शो कर दिया कि एक प्रोसीजर है जिससे मैं बोल सकता हूं कि कौन सा एलिमेंट पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा। तो इस सेट के सारे एलिमेंट को हम इस प्रोसीजर से काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल सेट है। तो ये वाला सेट ए सेट कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट भी है और काउंटेबल भी है। तो काउंटेबल वर्ड समझ में आ गया सबको? एक बार जरा मुझे बता दो कि काउंटेबल का मतलब समझ में आ गया सभी को? तो मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूं कि काउंटेबल का जो कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा बताने की कोशिश करी वो सेंसिबली क्लियर हो रहा है। अगर कोई सेट के एलिमेंट नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 मेथड से लिंक किए जा सकते हैं, किसी भी फार्मूले से या किसी भी इनडायरेक्ट मेथड से, तो उस सेट को हम काउंटेबल सेट बोलते हैं। अब अगर वो
और इस प्रोसीजर को काउंटिंग बोलते हैं। अगर ये काउंटिंग का प्रोसीजर किसी फाइनाइट नंबर पे स्टॉप कर गया तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर ये नॉन स्टॉपेबल है, गोज ऑन एंड ऑन, तो उसको हम इन्फिनाइट सेट बोलते हैं। मतलब काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इन्फिनाइट भी हो सकता है। तो आई होप काउंटेबल वाली बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा, एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो लिख दो, सो एवरी फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। इसको नोट कर लिया है? यहां लिख दो, सो अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। ऑलवेज काउंटेबल क्यों? क्योंकि भाई फाइनाइट सेट अगर होगा तो नेचुरल नंबर का स्टिकर लगाने का प्रोसेस मैकेनिकली आप करोगे तो एक सर्टेन फाइनाइट नंबर पे फिनिश हो जाएगा। मतलब आप मैकेनिकली उसको काउंट कर सकते हो। तो फाइनाइट सेट को हम मैकेनिकली काउंट कर सकते हैं। मुझे फाइनाइट सेट को काउंट करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं देना है, मैकेनिकली ऐसा है, मैन्युअली काउंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट हमेशा काउंटेबल होंगे। तो इसीलिए फाइनाइट सेट में तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ये फाइनाइट सेट जो है ऑलवेज काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल की बात आएगी नहीं कभी। बट जो इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनाइट सेट, तो इसके बारे में, इन्फिनाइट सेट मे और मे नॉट बी काउंटेबल, मे और मे नॉट बी काउंटेबल। इन्फिनाइट सेट काउंटेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आई कि भाई अगर इन्फिनाइट सेट काउंटेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अब हम इन्फिनाइट सेट में दो पार्ट कर लेते हैं। क्या? एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल का प्रोसीजर समझ में आ गया? तो अब लिखना है सिर्फ आपको। ठीक है बेटा, तो ये सारा नोट कर चुके बेटा, इसको हटाऊं मैं? तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं इस स्लाइड पर जो भी मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो अब आप सिर्फ दो पार्ट करके इन्फिनाइट सेट के नीचे ऐसा दो एरो लगा करके लिखो, काउंटेबल सेट की डेफिनेशन लिख दो यहां पर, लिख दो यहां पर प्रॉपर्ली। क्या? अ सेट कैपिटल X इज कॉल्ड काउंटेबल if its element can be labeled with the help of natural numbers। ठीक है, जैसे इफ इट्स एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, अगर किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उसके सेट के एलिमेंट को नेचुरल नंबर के साथ लिंक किया जा सकता है, तो वो काउंटेबल सेट होगा। जैसे सेट ऑफ नंबर्स विच आर ऑड, तो ये काउंटेबल सेट है। अब आपसे कोई बोले कि भाई प्रूफ करो ये काउंटेबल सेट है तो इन्फिनाइट सेट काउंटेबल है, तो आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं, इसके एलिमेंट को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2k माइनस 1, वेयर k इज अ नेचुरल नंबर। लो, तो k की वैल्यू 1, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? तो पहला एलिमेंट आएगा जब k की वैल्यू 1 देंगे, सबसे छोटी नेचुरल नंबर, तो 1 आएगा। फिर क्या आएगा? 3 आएगा। फिर क्या आएगा? 5 आएगा। फिर क्या आएगा? 7। तो एक एक फॉर्मूला बन गया ना, एक पैटर्न बन गया कि इस पैटर्न पे जाओ तो आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो ये काउंटेबल सेट है। ठीक है, अनकाउंटेबल सेट कैसे डिफाइन करेंगे? अनकाउंटेबल सेट कैसे डिफाइन करेंगे? जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल है। मतलब जिस सेट के एलिमेंट को हम नेचुरल नंबर के साथ में लिंक ना कर सकें, बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो ना लिंक कर सकें, तो अनकाउंटेबल सेट का एग्जांपल भी लिख दो। A set capital X will be called as uncountable if its elements cannot be labeled or related with the help of natural number directly or indirectly, तो उनको हम अनकाउंटेबल सेट बोलेंगे। इट्स एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिटन एज फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बाई एनी वे, डायरेक्टली अनकाउंटेबल हो गया। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल दे रहा हूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन
0 एंड 1। 0 और 1 के बीच के रियल नंबर्स के सेट को जरा देखो। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इसी में 1/2 भी है, इसी में 1/4 भी है, इसी में 1/8 भी है। ये सब रियल नंबर्स हैं। तो ये सेट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? इसी में 0.00000001 भी है। तो ये सेट जो है, ये सारी नंबर्स का जो सेट आ रहा है, ये सेट क्या है? अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इनफाइनाइट सेट है, साथ के साथ अनकाउंटेबल है। क्यों मैंने अनकाउंटेबल बोला मिस्टर ओजस? जरा समझाओ कि इस सेट को हमने अनकाउंटेबल क्यों बोला बेटा? सर क्योंकि मुश्किल होगी मतलब हमें इसको नंबरिंग करने में इनकी। हाँ, मुश्किल क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे बोलो। क्योंकि अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो मुझे बताना पड़ेगा कि किसको मैं पहला एलिमेंट लूं, है ना? तो 0 के बाद कौन सी नंबर है जो मिलेगी मुझे? कैन यू फिगर आउट? कोई कोई भी हो सकती है सर, जितना मर्जी करते रहो। हाँ, कोई भी हो सकती है। जैसे अगर आपने बोला कि 1/8 तो 1/16 भी हो सकती है। 1/16 बोल दिया तो बोला 1/32 क्यों नहीं ले लो? तो 0.00000001 ले लो। तो अगर कोई बोलता है कि सर ये वाली नंबर ले लो, तो मैं बोलूंगा भाई ये क्यों नहीं, नंबर ऑफ जीरो थोड़ा और बढ़ा दो, ये नंबर तो और क्लोज है जीरो के। तो विच नंबर इमीडिएटली अकर्स आफ्टर जीरो वी कैन नेवर फिगर आउट। तो हम किसको पहला नंबर बोले, कहां से काउंटिंग बिगिन करें? और अगर कोई एक ले भी ले तो उसके बाद वाली नहीं पता है एग्जैक्टली exactly। तो कोई भी दो नंबर हैं तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो किसको हम फिगर आउट करें, किसको फर्स्ट बोलें, किसको सेकंड बोलें, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। तो इस वजह से हम इसको अनकाउंटेबल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? और रैशनल नंबर को हम किसी तरह से आगे पढ़ेंगे, आपके रैशनल नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है? बट जो इरैशनल नंबर बीच बीच में आ जाएंगे उनको तो पता ही नहीं वो नंबर क्या है एग्जैक्टली exactly। तो इस वजह से हम इसको अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं, ठीक है? तो दिस इज अनकाउंटेबल सेट। या ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, मैं बोलूं इस सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल है, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट के बीच में इन्फिनाइट पॉइंट्स है। तो ये सब थोड़ी सी कहानी है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल का थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हमने किया कि उसका सेंस समझ में आना चाहिए। तो आई होप इतनी बातें सबको समझ में आ गई, है ना? तो अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो अभी अपने पढ़ा फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल पे थोड़े दो दो क्वेश्चन करते हैं और आज के डिस्कशन को यहीं पर हम लोग क्लोज करेंगे। ये इसके बाद जो डिस्कशन होगा ना वो रिलेटिव क्लासिफिकेशन का होगा, सबसेट्स, काउंटिंग ऑफ सबसेट। तो इस पर थोड़ी मतलब कि एक दो लेक्चर वहां पे डिस्कस करेंगे और फिर आप बाकी लोगों के पैरेलल आ जाओगे, ठीक है? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये सब नोट कर चुके हैं ना? इसको हटा दो बच्चे। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें 4 पार्ट होंगे। लेफ्ट हैंड साइड कॉलम ए में 4 सेट का डिफाइंड होगा, डेफिनेशन होगा, और राइट हैंड साइड में उनकी प्रॉपर्टीज लिखी होंगी कॉलम बी में। कॉलम ए की प्रॉपर्टी को कॉलम बी से मैच करना है। यहाँ पर ये सेट की डेफिनेशंस है बिल्डर फॉर्म में, और बी में उसकी कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। एक सेट किसी एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के साथ भी मैच कर सकता है। आप बताएंगे कौन का किससे मैच है। फटाफट सॉल्व करते जाओ और करेक्टली मैच करो, सॉल्व करो और करेक्टली मैच करो। जैसे एक एक आपके साथ या मेरे साथ आप लोग करो। जैसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो सेट दिया हुआ है वो है x इज अ प्राइम एंड x इज लेस देन इक्वल टू 40। तो ऑब्वियस ही बात है कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and 29 and 31 and 33 नहीं, 35 नहीं, 37। ये 40 से छोटी जितनी भी प्राइम है वो हमने फिगर आउट करी। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37।
कितनी है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर इस सेट को मैं ए नेम दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या आया बताओ? 12। 12। तो ये सेट का कार्डिनल नंबर 12 है और ये ऑब्वियसली फाइनाइट सेट है क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हमने इसका मैच क्या किया? तो फर्स्ट इज ए एंड बी, ए एंड बी से मैच हो गए। कार्डिनल नंबर 12 है और फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, कार्डिनल नंबर 12 है। एग्जैक्टली इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में आपको बताना है। फटाफट जल्दी करिए। तो पहला का ए एंड बी आ गया, ऐसे दूसरा केवल एक तो नहीं आएगा बच्चे, आंसर तो हमेशा दो दो आने चाहिए। दूसरे में आपने बोला कि सेट जो तुम्हारा है वो x सच दैट x इज इक्वल टू 4n-1 है और n नेचुरल नंबर है सर और x 4n-1n लिखा है। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। 1 कॉमा यहाँ लगा दो, कॉमा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ओके सर। x लेस देन इक्वल टू 71 है। हाँ, अब जरा काउंट करके बताओ। पहले तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? तो 3 से स्टार्ट होगा, n नेचुरल नंबर है तो 3 देन 7, 4 से जंप होगा, है ना? 4 का मल्टीपल -1 है तो 4 का जंप होगा, 3 7 देन 11, ऐसे नंबर्स आएंगे। पहला नंबर 3 है, दूसरा 7 है, तीसरा 11 है, तो काउंटेबल सेट भी है। ये फाइनाइट सेट आएगा ना, क्योंकि 4n-1 जो है वो 71 से लेस। सर BNC है इसका आंसर। हाँ बेटा, से- क्या क्या क्या? सेकंड का BNC है। सेकंड का बी एंड सी है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ n लेस देन इक्वल टू 18 आया तो ऑब्वियसली n की मैक्सिमम वैल्यू 18 होगी, 1 से 18 तो 18 हो गया। तो 18 मतलब कार्डिनल नंबर जो इसमें आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 18, तो कार्डिनल नंबर 18 आ गया। तो फाइनाइट सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट 18, तो बी एंड सी बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे चलो, आगे चलो, फटाफट बताते रहो। सेकंड हो गया, थर्ड में क्या आया? A and B। 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, मतलब 21 से डिविजिबल है। तो 21 का जो 12 टाइम्स करेंगे, है ना, तो 21 इंटू के लेस देन इक्वल टू 260 कर दो, तो के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 260 बाई 21 करो, तो इसकी वैल्यू जो है वो 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 12 मैक्सिमम, के मैक्सिमम 12 आएगा। यस सर। क्योंकि 13th जब मल्टीपल करोगे ना तो 260 से बड़ा हो जाएगा, 266 से बड़ा हो जाएगा। सर थर्ड वाले में i प्लस ये कौन सी नोटेशन है? आई मतलब देखो, इंटीजर का नोटेशन जेड होता है वैसे, बट कभी कभी इंटीजर को आई से भी डिनोट करते हैं। आई प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ओके। आई प्लस जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, आई माइनस जो है वो नेगेटिव इंटीजर के लिए है। कभी कभी इसी को जेड प्लस बी बोलते हैं और इसको जेड माइनस बी बोलते हैं। तो यहां पर ए एंड बी आ गया, बिल्कुल ठीक है। लास्ट वाला भी आंसर कर दो, खत्म हो जाएगा। B and C। बी एंड सी, वेरी करेक्ट। तो आई होप ये सब बातें आराम से हैंडल कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्योंकि 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12। 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 12 का मल्टीपल और 225 से लेस चाहिए, तो 12 इंटू के, 12 का मल्टीपल हो गया लेस देन इक्वल टू 225, तो के की वैल्यू 225 बाई 12 से छोटी या इक्वल। तो इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 12 1 ज़ा 12, 9, तो 9 का 10, 105, तो 8 ज़ा 96, फिर 7 समथिंग कुछ आएगा, तो पॉइंट समथिंग आएगा। तो के की मैक्स वैल्यू जो आएगी वो 18 आएगी।
तो फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल 12 का लेंगे तो 18th मल्टीपल तक आएगा, 19th मल्टीपल इस नंबर को क्रॉस कर जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 18 हो जाएंगे, तो इसलिए बी एंड सी आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसलिए मैं सिर्फ चाहता था कि आप थोड़ा कैलकुलेशन करके और फटाफट बताओ। अब दूसरे क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल बात ही होगी, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं होगा बट आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर टेस्ट होगी। तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे आपको दिखा रहा हूं, उसको डिस्कस करो। यस, सेट अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। आपको इधर सेट डिस्क्राइब्ड है, राइट साइड में उसकी प्रॉपर्टी है, आपको करेक्टली मैच करना है। सेट अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल ऑफ बी एंड डी, रेडियस, इनफाइनाइट सेट एंड अनकाउंटेबल। हाँ अनकाउंटेबल है क्योंकि पॉइंट्स सर, दो पॉइंट दो। हाँ हाँ बोलो, बी एंड डी सबका क्लियर है? फर्स्ट वाला, यस सर। दूसरा बोलो, बी एंड सी, सेट ऑफ इंटीजर विच लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब होता है कि हम कैसे नंबर की बात कर रहे हैं, 3 इंटू के, नो 4 से डिवाइड करें ना, तो 4k प्लस 3 टाइप की नंबर की बात कर रहे हैं, वेयर k इज होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो k इंटीजर है, इंटीजर का सेट काउंटेबल है, इसलिए ये सेट भी काउंटेबल है। सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल, सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल। कैसे बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबल? इंटीजर का सेट जो है वो एक काउंटेबल सेट है, ये आप प्रूव कर सकते हो। तो ये एक इनफिनाइट काउंटेबल सेट हो गया। दूसरा वाला, पहला वाला तो बिल्कुल सही आपने बोल दिया, दूसरा वाला इनफिनाइट सेट होगा, ये तो पक्का है, और काउंटेबल भी होगा, ये भी पक्का है। तो बी एंड सी हो गया। लेकिन इसके लिए हमने बोला कि क्यों काउंटेबल बोला, क्योंकि हमने बोला कि हर एक इंटीजर से एक ऐसी वाली नंबर मिलेगी, 4k प्लस 3 टाइप की नंबर मिलेगी। जैसे 0 तो 3, k की वैल्यू -1 ले लो तो -1, k की वैल्यू 1 ले लो तो 7, k की वैल्यू 2 ले लो तो 11, ऐसे 15। ये सब नंबर्स जो हैं वो 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देती हैं, -5, -9, ऐसे इनफिनाइट नंबर्स मिलेंगे, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इनफिनाइट नंबर्स हैं और काउंटेबल नंबर्स हैं। तो काउंटेबल है ये कैसे आप शो करेंगे? तो उसके लिए आप बोलेंगे कि अगर मैं ये शो कर दूं कि इंटीजर का सेट काउंटेबल है, तो हर एक इंटीजर से एक नंबर यहां मिल रही है, इसलिए ये भी काउंटेबल हो जाएगा। सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल है, ये कैसे प्रूफ किया जा सकता है? तो सेट ऑफ इंटीजर को काउंटेबल प्रूफ करने के बहुत सारे वेज हैं। उसमें एक तरीका ऐसे भी कर सकते हो आप कि मान लो मैं ऐसे बोलूं कि एक मशीन है जिसमें n इनपुट देने पर आउटपुट आता है n/2 if n is even integer, even नेचुरल नंबर, और आउटपुट आता है 1 - n/2 if n is odd नेचुरल नंबर। ठीक है, अब जरा इस मशीन को ध्यान से समझो। n की वैल्यू इवन दो, जैसे पहला इस मशीन से पहले नंबर क्या बनेगी, n को इसमें नेचुरल नंबर इनपुट देंगे हम, तो 1 इनपुट से क्या बनेगा f1, तो 1 ऑड है बेटा, है ना, तो ऑड में 1 - 1/2 0 आ जाएगा। f2 क्या होगा, f2 मतलब n की वैल्यू 2 पुट करो इसमें, तो सेकेंड नंबर क्या आएगी, तो सेकेंड नंबर इस मशीन से आएगी, n 2 इवन है तो even/2, 2/2 1, तो 1 आ जाएगा। तो मैं ये नंबर को ऐसे नंबर लाइन पे लिखते जा रहा हूं। पहली नंबर क्या आई, पहली नंबर 0 आ गई, दूसरी नंबर 1 आ गई, अब तीसरी नंबर f3 क्या आएगा बोलो, n की वैल्यू 3 दो, तो 3 ऑड है, यहां रखोगे, 1 - 3 - 2/2 -1 आ गया,
तो इसके बाद ये पहला नंबर आया, दूसरा आ गया, फिर दूसरे के बाद में ये तीसरा आ गया -1। F4 क्या आएगा? 4। 4 इवन होता है तो 4/2 2 आएगा, तो ये चौथा आ गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देखो एक पाथ बन रहा है कि नहीं। 0 पहला नंबर, फिर दूसरी नंबर, फिर इधर तीसरी नंबर आ गई, और तीसरी नंबर के बाद इधर वाली नंबर चौथी नंबर आ गई, फिर ऐसे ही बढ़ती जाएगी ये। एक बार एक पॉजिटिव नंबर काउंट होगी, एक बार एक नेगेटिव नंबर, अगला वाला -2 आ जाएगा, फिर अगला वाला 3 आ जाएगा। तो एक मैकेनिज्म बन गया, 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 ऐसे करके सारी नंबर आ जाएंगी, और नेचुरल नंबर पहली दूसरी तीसरी काउंटिंग का प्रोसीजर भी आ गया। तो इंटीजर का सेट एक काउंटेबल सेट है, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। और फिर हर इंटीजर से एक नंबर ऐसी वाली मिल रही है, इसलिए ये भी एक काउंटेबल सेट है। तो काउंटेबिलिटी बड़ी चैलेंजिंग है। काउंटेबिलिटी में और भी बहुत सारी बातें हैं, वो अभी समझ में आएंगी आपको, धीरे धीरे करके डिस्कस होंगी तो समझ में आएंगी जब काउंटेबल सेट्स की प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। तो अभी फटाफट पहले दूसरे के बाद तीसरा और चौथे पे बताओ। तीसरा और चौथा आंसर क्या है बताओ। बी एंड डी थर्ड का सर। बी और डी। अच्छा, तीसरा मतलब है कि ये फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर रहे हो। चलो मैं समझ गया कि आप गलती क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये सेट ऑफ इंटीजर काउंटेबल, ये बात हटा दूं मैं, ये यस सर। ये पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ एक बात देखो, यहाँ पर एक टर्म है इंटीजर पॉइंट, यहाँ आपने गलती कर दी। इंटीजर पॉइंट तो कहीं एक जगह डिफाइन करके लिख दो, नोट करके। इंटीजर पॉइंट क्या होता है? इंटीजर पॉइंट क्या होता है? इफ बोथ x and y coordinate, both x and y coordinate of a point are integer, then it is called integer point, then it's known as integer point. अब ये बात समझो कि अगर बात हो रही है कि xy प्लेन में 0 0, अब मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, ऐसा ले लो, मान लो, ध्यान से समझो, ये 0 है, ये 10 है, ये इधर 10 है, तो ऑब्वियसली यहाँ बीच में 5 होगा, यहाँ पर बीच में 5 होगा, ऐसे आप ऐसे बना देंगे इसको। ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से, ये 10,10 हो जाएगा, ये 10,0 है, और ये 0,10 है। तो इसमें अगर आप ऐसे 5 पार्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे इधर भी कर देंगे ऐसे, ऐसे, तो आपको इस तरह से पॉइंट आएंगे 1 0 2 0, ये सब इंटीजर पॉइंट है, 3 0 4 0 5 0 6 0 ऐसे। फिर यहाँ एक पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ, इन पॉइंट्स की बात हो रही है। तो कितने पॉइंट होंगे ऐसे? तो पहली रो में कितने पॉइंट है? 0 0 से लेके 10 0, 11 पॉइंट्स हैं। दूसरी रो में 11 पॉइंट है, तीसरे में भी 11 पॉइंट है, ऐसे 11 रोज हैं। तो 11 इंटू 11 121। तो इस बाउंड्री पर और अंदर मिला करके 121 पॉइंट है, जो कि फाइनाइट नंबर है। तो ये फाइनाइट सेट है। तो ये वाला जो है एक फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट हमेशा काउंटेबल होते हैं। तो फाइनाइट सेट एंड काउंटेबल सेट हुआ। तो तीसरे का आंसर क्या आया? इट इज अ फाइनाइट सेट एंड काउंटेबल सेट, बी एंड सी। तीसरा समझ में आ गया? यस सर। अब चौथा आंसर कर दो और आज के लेक्चर को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। चौथा, सेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द क्लासरूम फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, ये बताना आपको। इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट कैसे बोला? सर हमें पता ही नहीं कितने हैं। फाइनाइट अनकाउंटेबल। हाँ, किसने? अरमान, अरमान तुमने बोला फाइनाइट एंड काउंटेबल? सर मैंने बोला था सात्विक। सात्विक, फाइनाइट एंड काउंटेबल। वेरी करेक्ट बेटा। फाइनाइट कैसे कैसे पता किया फाइनाइट है?
हाँ सर ठीक है, मतलब हम इससे ज्यादा हो सकते हैं जितने हम सोच रहे हैं। नहीं, फाइनल आंसर बताओ अरमान। ये सात्विक तुम बोलो, तुम्हारा आंसर फाइनाइट और काउंटेबल है, ये कैसे बताया? फाइनाइट अगर हो गया तो काउंटेबल तो हो ही जाएगा, क्योंकि एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। फाइनाइट कैसे जज किया बेटा? सही बोल रहे हो आप, लेकिन कैसे जज किया ये मुझे बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सेट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन दी क्लासरूम, तो क्लासरूम का वॉल्यूम जो है वो कुछ फिक्स ही होगा, वी सी मान लो, फाइनाइट होगा। यस सर। फाइनाइट होगा, ओके। और आपने एक एक वॉल्यूम पढ़ा होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये भी फाइनाइट ही है। यस सर। और आपने अवोगाड्रो हाइपोथेसिस पढ़ी होगी कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैसियस मिक्सचर हैज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, याद है? केमिस्ट्री में पढ़ा है ना? यस सर। तो इसका मतलब है, अगर इसको मैं कैपिटल एन बोलूं, इसको, इस नंबर को मैं कैपिटल एन बोलूं, बोलते भी हैं इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, राइट? तो 22.4 22.4 लीटर ऑफ गैस होगी, तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्लासरूम का वॉल्यूम अगर V है, V लीटर्स में, डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर फाइनाइट नंबर है, क्योंकि दो फाइनाइट नंबर का प्रोडक्ट फाइनाइट होता है, और किसी भी फाइनाइट नंबर में जीरो के अलावा कोई और नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा फाइनाइट नंबर आएगी। इट इज अ फाइनाइट नंबर, बहुत बड़ी नंबर आएगी मानता हूं, लेकिन एक फाइनाइट नंबर आएगी। तो इस वजह से ये भी एक फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट है तो काउंटेबल होगा ही होगा। एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। ठीक है जी। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। कई बार ऐसा होगा, जैसे अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ सैंड ग्रेन्स ऑन अ सी बीच, फाइनाइट है, क्योंकि उस सारे बीच का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और एक सैंड का वॉल्यूम आपको पता है, तो दोनों फाइनाइट नंबर है, और सैंड का वॉल्यूम जीरो नहीं है, बहुत छोटा है बट जीरो नहीं है, तो v से डिवाइड कर दोगे तो नंबर जो है एक फाइनाइट नंबर आएगी। वो अलग बात है, बहुत बड़ी नंबर आएगी लेकिन फाइनाइट आएगी, इन्फिनिट नहीं बोल सकते हैं उसको। ये सब बातें थोड़ा सा समझने की बात है आपके स्टेज पे आकर के, ठीक है? अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं काउंटेबिलिटी पर, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, या अभी भी चाहो तो नोट करना चाहो तो लिख लो, ठीक है? और उस पर सोचना, जो डाउट होंगे या कुछ बातें होंगी उसको अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आप कुछ पॉइंट्स लिख दो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटेबल सेट, और वहीं पर खत्म कर देते हैं डिस्कशन को। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, उसमें बहुत सारी बातें आप डिस्कशन में सीख चुके हो, फिर भी मैं उसको नोटिफाई कर देना चाह रहा हूं। तो पहला पॉइंट, that finite set is always countable, always countable। दूसरा पॉइंट, infinite sets may or may not be countable, जैसे कि नेचुरल नंबर, 4 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, है ना, इस तरह से बोलो, ऑड नंबर्स, इवन नंबर, ये सब काउंटेबल हैं। और रैशनल रियल नंबर का सेट, पॉइंट्स का सेट, है ना, मे नॉट बी काउंटेबल। तीसरा सेट, एवरी सबसेट, छोटा, every subset of a countable set is countable। मतलब है कि हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बड़ा सेट काउंटेबल है, तो इसी सेट के कुछ एलिमेंट लेकर के अगर छोटा सेट बनाएंगे तो वो हमेशा काउंटेबल ही होगा। मतलब अगर ये काउंटेबल है तो कोई डाउट नहीं है कि ये क्या होगा, तो ये हमेशा ही काउंटेबल होगा। क्योंकि अगर ये अनकाउंटेबल हो जाता, अनकाउंटेबल में कुछ और मर्ज कर दिया, तो काउंटेबल कैसे रहेगा भाई? बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है। एंड तीसरा, union of two countable set is countable, union and intersection,
यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये ऑपरेशंस में आप पढ़ेंगे डिटेल में, ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। यूनियन मतलब होता है मर्ज करना, तो दो काउंट, एक सेट ए काउंटेबल सेट है, बी काउंटेबल सेट है, दोनों को मिला देंगे तो जो सेट बनेगा वो भी काउंटेबल होगा। और इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तो अगर दो काउंटेबल सेट है तो उनका कॉमन जो होगा वो उन दोनों का सबसेट होगा, तो वो भी काउंटेबल होगा। तो ये चार बातें जो हैं वो आप याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। तो और आज के डिस्कशन में कोई चीज है जो डाउटफुल है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है बेटा, या सब कुछ क्लियर है? तो क्लास को यहीं पर आज समराइज करें। ओके ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे समराइज करते हैं। ये लेक्चर्स जितने भी हैं इनको इसके रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी, अगर आपको चाहिए होगा तो जितेंद्र सर से बोलेंगे तो इन सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। हाँ, बिकॉज आपके 2 क्लासेस छोटी छोटी 1-1 घंटे की 2 क्लासेस लेंगे इस वीक में, मतलब फ्राइडे के पहले। तो वो जितेंद्र सर से डिस्कस करके मैं चाहता हूँ कि वो 2 क्लासेस में थोड़ा सा सबसेट्स के बारे में कर लें और थोड़ा वेन डायग्राम के बारे में सीख लें, तो आप अगले वीक से रेगुलर बैच में आराम से क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। नंबर थ्योरी वाला पोर्शन अलग से आपको कराएंगे, बट सेट्स में उनके एकदम बिल्कुल पैरेलल आ जाओगे आप। तो वो 2 क्लासेस अब हम लोग को मैनेज करनी है बिफोर फ्राइडे, ठीक है। तो उसके लिए आपसे डिस्कस करके 1-2 स्लॉट आप छोटा छोटा दे देंगे तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। और गेम आपको नहीं मिली है अगर, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। गेम 1 सेट्स का और गेम 2 दो जो डीपीपीज हैं आज आपको शेयर कर देंगे जितेंद्र सर। ओके बेटा, सो टेक केयर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, बाय।